नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कि वो सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। और आपको लगेगा कि इसमें ऐसा खास क्या है पुनर्विचार याचिका में। तो इस पुनर्विचार याचिका में जो बात छिपी हुई है वो बहुत दूरगामी है, और वो फैसला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पीछे जो सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है, वो भारतवर्ष भर में जो कार्यपालिका और संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका है, उन सब में अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने की है। और ये अनायास ऐसा नहीं हो रहा है, ये बहुत दिनों से हो रहा है। लेकिन ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जो मोदी सरकार का कार्यकाल है 2014 के बाद, न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई है। ऐसा नहीं, स्वतंत्र होना ही चाहिए, लेकिन स्वच्छंद हो गई है, निरंकुश हो गई है। और ऐसा लगता है कि उसे राष्ट्र हितों की कोई चिंता नहीं है। कभी भी कोई न्यायाधीश कुछ भी टिप्पणी करता है, कोई भी निर्णय देता है, और उनको लगता है कि कोई कहने वाला नहीं है, वो जो करेंगे वही फाइनल है। संसद द्वारा पारित किसी कानून को निरस्त कर सकते हैं, जहां कहीं फैसला नहीं देना होगा नहीं देंगे, और जहां कहीं नहीं देना होगा वहां देंगे। कोई भी मानवीय आधार पर भी ऐसी जो चीजें हैं, उन पर मना कर देंगे कि वो इस पर विचार नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, अगर आप देखें अनगिनत मामले हैं। लेकिन सबसे पीड़ादायी मामला था कश्मीर के हिंदुओं के विस्थापन का। कायदा तो ये था कि उनको सो मोटो सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में इतना कुछ हो चुका है, सो मोटो सुनवाई, स्वतः संज्ञान जिसे कहा जाता है, नहीं ली। लेकिन मणिपुर का एक वीडियो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विचलित कर देता है। तो विचलित करने वाला है, लेकिन पश्चिम बंगाल के हजारों ऐसे वीडियो हैं जो उनको विचलित नहीं करते। तो ऐसा ही एक मामला आया, और वो मामला है, तमिलनाडु से ज्यादा उसका संबंध है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ेगा, दूरगामी पड़ेगा, और ये संवैधानिक संकट का कारण भी बन सकता है। तो तमिलनाडु से कैसे जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। और स्वाभाविक रूप से जितने भी राज्य हैं भारत में, उनके राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। और मोदी सरकार 10 साल से अधिक का समय निकाल चुकी है केंद्र में, उसका ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है सारे के सारे राज्यपाल या तो भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं, उनका नियुक्ति की गई है, या उनका रिन्यूअल, रीअपॉइंटमेंट भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। तो ये माना जाएगा कि वो सब भाजपा सरकार के ही अपॉइंटेड गवर्नर्स, राज्यपाल हैं। लेकिन जो तमिलनाडु में हुआ, RN रवि और द्रमुक सरकार के बीच में रस्साकसी चलती रही। राज्यपाल स्पष्ट रूप से पब्लिक फोरम पर आकर, प्रेस में जाकर कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन राज्यपाल की भूमिका राज्य को देखने के लिए है, और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता का मामला है। ऐसे बहुत से विधेयक हैं जो विधानसभा से पास होके RN रवि जी के पास आए, राज्यपाल के पास, और उन्होंने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए, उनको स्वीकृत नहीं दी। और उसी को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो जो 10 विधेयक थे, उसमें सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन सा ऐसा विधेयक था जिसकी वजह से तमिलनाडु की सरकार इतना परेशान थी। उसमें एक विधेयक ये था कि जो राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं, उनके कुलपतियों का नियुक्ति का अधिकार जो द्रमुक सरकार है अपने हाथ में लेना चाहती थी। अभी जो व्यवस्था है पूरे भारत में, उसमें कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और ये व्यवस्था बहुत सोच समझकर बनाई गई होगी। ये बिल्कुल सही है कि आजकल कुलपतियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। किस लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है? राज्यपाल के लेवल पे हो रहा है,
उनके सचिवालय के स्तर पर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार का मामला राज्यपाल के पास है, तो क्या राज्य सरकार इससे अछूती रहेगी? राज्य सरकार के हाथ में आएगा तो पता नहीं क्या होगा। पूरे देश में ये व्यवस्था लागू है। अब अगर ये परिवर्तन हो जाता है तो उससे राज्यपाल को क्या फर्क पड़ेगा और राज्य सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? राज्यपाल सामान्य तौर से जिस किसी भी राज्य में होते हैं वो उस राज्य से संबंधित नहीं होते हैं। तो जो राजनीतिक दांवपेच हैं, जो राजनीतिक नजदीकियां हैं, उनके पास होने की संभावना कम रहती है। और राज्य सरकार के तो सारे राजनीतिक राज्य के ही होते हैं, इसलिए उसमें भ्रष्टाचार हो जाने की, भाई भतीजावाद होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और दूसरे, शिक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मामला है भारत के लिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही विषाक्त है। जो नेहरूवियन वामपंथी इस्लामिस्ट जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से दूषित, प्रदूषित और बिल्कुल बेकार का बना दिया है। द्रमुक सरकार के बारे में तो सभी को मालूम होगा कि वो किस तरीके से राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी, खासतौर से सनातन विरोधी कार्यों में लगी रहती है। अब अगर शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का पेनिट्रेशन राज्य सरकार को हो जाएगा, कुलपतियों को नियुक्ति का अधिकार मिलेगा, तो शायद जो शिक्षा व्यवस्था है ये और अधिक डेंट होगी। संवैधानिक व्यवस्था ये होती है कि अगर राज्यपाल इन 10 विधेयकों को लंबे समय तक रखे रहते हैं या वापस कर देते हैं और विधानसभा उनको दोबारा पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल को आमतौर पर उसमें हस्ताक्षर कर देने चाहिए, कर देने होते हैं। लेकिन ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं। मैं कोई संवैधानिक विशेषज्ञ नहीं हूं और जिन जज ने फैसला दिया है वो हमसे ज्यादा न्याय जानते होंगे। लेकिन आजकल सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला न्यायिक दृष्टिकोण से सही नहीं भी होते हैं। मान लीजिए कश्मीर की विधानसभा है, जम्मू कश्मीर की, या तमिलनाडु की विधानसभा है। अगर वो कोई एक रिजोल्यूशन पास कर देती, विधेयक पास कर देती है कि तमिलनाडु आज से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, और राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राज्यपाल हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं? उनके पास दो ऑप्शन है, या तो उसे वापस कर दें या अपने पास रखे रहें। अगर वो वापस कर देते हैं और विधानसभा दोबारा उसे पारित कर देती है, फिर राज्यपाल के पास आ जाता है, और तो फिर क्या करें? राज्यपाल साइन कर दें? सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कुछ ऐसा ही है कि अगर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, उन्हें साइन करने ही होंगे। और जब आर एन रवि ने ये नहीं सुना, तो ये जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी, जनवरी इस साल से चल रही थी, लेकिन इसका आधार केरल से निकलता है। केरल में आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल थे, और उनकी साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जानकारी के बारे में, एकेडमिक जानकारी के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। वहां भी यही चीज आई कि जो राज्य सरकार थी वो कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती थी, और इसको लेकर बहुत विवाद बढ़ा, और अनंतो गत्वा इतना तूल पकड़ता गया मामला कि आरिफ मोहम्मद खान को बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। तमिलनाडु के केस में जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो जेबी पादरीवाला है न्यायाधीश, उनकी बेंच थी। और जेबी पादरीवाला संभवतः वही न्यायाधीश हैं जो जो सीजेआई अपने हैं खन्ना साहब, उनके बाद में शायद मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं या मुख्य न्यायाधीश बनने की लाइन में हैं। उन्होंने फैसला दिया कि जो राज्यपाल है वो अनंत काल तक अपने पास ये विधेयक पेंडिंग नहीं रख सकता है, और अगर विधानसभा दोबारा पारित कर देती है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। उन्होंने समय सीमा से बांध दिया कि अगर राज्यपाल के पास पहली बार में विधेयक आता है साइन करने के लिए, तो उनको 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा, और अगर विधानसभा से दोबारा पारित होकर आता है तो उसको 1 महीने के अंदर फैसला लेना होगा उस पर। अब जो विधेयक उनके पास पेंडिंग थे उनमें विधानसभा द्वारा दोबारा पारित होकर प्रस्ताव आए आर एन रवि के पास, और उन्होंने उसमें से कुछ विधेयक राष्ट्रपति के पास परामर्श के लिए भेज दिए। और ये एक चैन है कि राष्ट्रपति के पास परामर्श के लिए भेज दिया, ये कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर दोबारा विधानसभा से पारित होकर आ गया है, तो फिर राष्ट्रपति के पास परामर्श के लिए भेजने का कोई औचित्य नहीं है,
और राज्यपाल को उस पर साइन करने ही होंगे। तमिलनाडु के केस में तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था ये दे दी कि जब दोबारा विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके ये विधेयक राज्यपाल के पास भेजे हैं, राज्यपाल ने अपने पास पेंडिंग रखा और इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जो उचित नहीं है। इसलिए ये विधेयक हस्ताक्षरित माने जाएंगे उसी तारीख से जब राज्य सरकार ने राज्यपाल के समक्ष इनको प्रस्तुत किया था। और अगर राज्यपाल ने इन विधेयकों को परामर्श के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है और अगर राष्ट्रपति ने उन पर कोई निर्णय भी ले लिया है तो उसे शून्य माना जाएगा। यानी ऐसे विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास भेज भी दिए गए हैं तो राष्ट्रपति भी उन पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है, और अगर निर्णय लिया है तो वो शून्य माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं बात सिर्फ इतनी है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और तकनीकी आधार पर अगर हम देखें मोटे अंदाज में, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सरकारी कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको पेंशन, सैलरी सब कुछ केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी है। तो सरकारी कर्मचारियों में और न्यायाधीशों में क्या अंतर है? परक्यूजिट्स, सैलरी, पेंशन को लेकर कोई अंतर नहीं है। जो बेसिक रूल है वो अप्लाई होते हैं। तो फिर केंद्र सरकार की जो नियमावली है वो इन पर लागू क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं। अब अगर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करता है तो एक तरीके से वो उनका नियोक्ता हो गया, और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो जाती है। संविधान में व्यवस्था है कि जजों को, जो सर्वोच्च न्यायालय के, उनको तभी हटाया जा सकता है जब उन पर महाअभियोग चलाया जाए, संसद में प्रस्ताव रखा जाए और वो पास हो जाए। बहुत अच्छी बात है, ताकि बहुत कोई भी सरकार राष्ट्रपति के फैसले का दुरुपयोग न कर सके। राष्ट्रपति जो फैसले लेता है वस्तुतः सरकार के फैसले होते हैं। तो ये तो ठीक किया, लेकिन अगर कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, और अगर आपने उनको डिसमिसल का अधिकार, नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं भी है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को निलंबित करने, चेतावनी देने का अधिकार तो है, एडवर्स एंट्री देने का अधिकार है, जो इन जजों के केस में, सर्वोच्च न्यायालय के जजों के केस में नहीं होता है। और अब ये बात हिंदुस्तान में हाई स्कूल का बच्चा भी जानता है कि जज सेल्फ अपॉइंटेड होते हैं। अब आते हैं जेबी, जो पारदी वाला है। ये जज ऐसे हैं, कहते हैं खानदानी कानूनची है। इनके परदादा भी प्रैक्टिस करते थे, एडवोकेट थे, इनके फादर भी एडवोकेट थे और ये भी एडवोकेट थे। अच्छी बात है ये, अगर उन्होंने पैतृक व्यवसाय बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके जो पिताजी थे, जेबी पारदीवाला के, वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और 1990-91 में वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी विधानसभा अध्यक्ष का मतलब वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। और ये भी आप जानते होंगे कि विधानसभा का अध्यक्ष कोई इंडिपेंडेंट एमएलए नहीं हो सकता। किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसकी स्टैंडिंग, उसकी लाइजनिंग उस पार्टी से कितनी होगी, उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस पार्टी के अंदर कितनी होगी, समझा जा सकता है। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी का रोल इनके अपॉइंटमेंट में रहा, लेकिन सभी जानते हैं कि कॉलेजियम में अंकल जस्टिस का सिस्टम है। कोई भी आदमी किसी गांव से, कस्बे से, जिसका कोई माई बाप ना हो, कहने सुनने वाला नहीं हो, वो हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में जज नहीं हो सकता। अभी तक जितने भी न्यायाधीश हुए हैं, आप उन सब का रिकॉर्ड देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा मिले जिसके घर का कोई ना कोई न्यायाधीश ना रहा हो, बड़ा बैरिस्टर ना रहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध ना रहा हो। तो मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय लिया, लेकिन ये निर्णय उचित नहीं लगता है। राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन शायद ये भी कहीं ना कहीं से फ्रस्ट्रेशन होगा कि भाई तुलना नहीं हो सकती है, तो चलिए हम अपना कद बड़ा कर लेते हैं, तो आपसे बड़े दिखाई पड़ेंगे। तो इस जो जजमेंट है, इसके द्वारा उन्होंने राज्यपाल की सीमाएं भी सीमित करने की कोशिश की और राष्ट्रपति की सीमाएं भी सीमित करने की कोशिश की, जो उनके नियोक्ता हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। कितनी हैरत की बात है। तो इसका उद्देश्य राजनीति से प्रेरित है, नहीं है, कोई एजेंडा है, नहीं है, कोई विमर्शवादी इसके पीछे है या नहीं है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि भारत के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विदेश यात्राएं करते हैं,
सारी की सारी यात्राएं, ज्यादातर यात्राएं प्रायोजित होती हैं। कोई कहीं किसी विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने जाता है, लौट के आकर कुछ ऐसे निर्णय देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और समझ में नहीं आता है कि इतने विद्वान अगर सर्वोच्च न्यायालय में हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाते हैं, और यहाँ भारत में तो उन्हें कोई बुलाता नहीं, या भारत में वो जाते नहीं। कुछ ना कुछ तो समस्या है। इसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद तो पता नहीं चलता कि वो न्यायाधीश कहाँ चले गए, विद्वान न्यायाधीश। ना उनको कोई बुलाता है और ना कोई पूछता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। कोई भी दबंग सरकार होगी, वो इस कॉलेजियम को उठा के फेंक देगी, कचरे में डाल देगी। मोदी सरकार के बारे में, जो न्यायपालिका के सामने घुटने टेकने का सबसे दुर्बलतम रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी के सामने, उनका एक जो न्यायिक बिल था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया। किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, हालांकि सरकार ने स्वयं वापस लिया बिल, लेकिन उनको भी सरकार को मजबूर कर दिया गया वापस लेने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शाहीन बाग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक वार्ता करने वाली कमेटी, बीच बचाव करने वाली कमेटी बना दी। मतलब किस तरह क्या हो रहा है ये। सेल्फ अपॉइंटेड, पिछले दरवाजे से आए हुए लोग इस देश में सर्वोच्च बनना चाहते हैं, सर्वोच्च दिखना चाहते हैं, और सरकार बहुत ही दुर्बल होकर निरीह भाव से ये देखती रह सकती है। अमित शाह जी ने कहा है कि वो इस पर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। हो सकता है सद्बुद्धि प्रिवेल करे न्यायाधीशों में भी, और हो सकता है कि जो हम कह रहे हैं ये बिल्कुल कंटेम्प्ट के दायरे में आता होगा, तो अब मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट करें, मुकदमा चलाएं, फांसी पर लटका दें। लेकिन हर देशवासी को ये चाहिए कि वो चुप नहीं बैठ सकता है, चुप बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब राष्ट्रहित के मामले हैं। उन न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए इस व्यवस्था की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। नमस्ते, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए।